गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग बात कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम की, और आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग बात कर रहे थे एसिड और बेस की। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे थे? एसिड और बेस की। अब देखो, एसिड और बेस के लिए हम लोगों ने आर्रीनियस थ्योरी की बात की। किसकी बात की? आर्रीनियस थ्योरी की। इसके अकॉर्डिंग H+ डोनर आर एसिड एंड OH- डोनर आर बेस। सेकेंड नंबर पे हम लोगों ने ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी की बात की। यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि H+ डोनर आर एसिड एंड H+ एक्सेप्टर आर बेस। और थर्ड नंबर पे हम लोगों ने लुईस कंसेप्ट की बात की। इस कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर बेस। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने बात की थी। आपकी थ्योरीज थी 3: आर्रीनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी एंड लुईस थ्योरी। इनमें हम लोगों ने देखा कि इनके अकॉर्डिंग एसिड किसे कहेंगे और बेस किसे कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कंसेप्ट हो गई एसिड और बेस के लिए। नेक्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एसिड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने लुईस कंसेप्ट में जो बात की थी फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो वो आपके लुईस एसिड की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स थे। आज हम लोग बात करेंगे कॉमन एसिड या बेस जो भी हो उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ग्रुप की बात कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की बात करते हैं। तो ग्रुप में जब भी हम लोग अप टू डाउन आते हैं, आपको पता है एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। जब भी हम लोग ग्रुप की बात करें, ग्रुप में जब भी हम लोग अप टू डाउन मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो देखो, कोई भी एसिड हम लोग बनाते हैं, जैसे हम लोगों ने HF बनाया, HCl बनाया, HBr बनाया और HI बनाया। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन की साइज स्मॉल होती है, फ्लोरीन की भी साइज कैसी होती है? स्मॉल होती है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन की साइज स्मॉल है, लेकिन क्लोरीन की बात करें तो इसकी साइज कैसी है? बिगर है। उसके बाद नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन साइज वही स्मॉल है, लेकिन Br की साइज और भी बिगर है। और नेक्स्ट हम लोग बात करें HI की, तो यहाँ पे H की साइज वही स्मॉल है और आयोडीन की साइज कैसी है? बिगर है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग अप टू डाउन आते जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हाइड्रोजन के साथ जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है उसकी साइज क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब देखो सेम साइज के जो एटम होंगे उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। सेम साइज के एटम है तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। और जितना ज़्यादा साइज में डिफरेंस होगा, उतना ही बॉन्ड आपका क्या बनता जाएगा? वीक बनता जाएगा। ठीक है, आपका जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही बॉन्ड आपका क्या होगा? वीक होगा। तो मैं अप टू डाउन की बात करूँ, साइज इंक्रीज हो रही है, एटॉमिक साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हम लोग अप टू डाउन आते हैं, एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होती है लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। और देखो जितना वीक बॉन्ड बनेगा उतना ईजिली यहाँ पे H+ आयन डोनेट होगा। क्लियर है? तो सबसे ज़्यादा H+ आयन कौन डोनेट कर सकता है? HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl और सबसे लास्ट में HF। क्लियर है? तो मोस्ट एसिडिक जो आपका होगा वो HI होगा, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl और सबसे लास्ट में HF। रीजन आपको बता दिया कि यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग अप टू डाउन आते हैं पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, वीक होती जाएगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक HI, देन HBr, देन HCl एंड देन HF। ठीक है, चलो, तो ये तो बात होगी ग्रुप की। इसी टाइप से हम लोग पीरियड की बात कर लें, पीरियड की। ठीक है, तो पीरियड में हम लोग लेफ़्ट टू राइट की बात करते हैं। पीरियड में क्या किसकी बात करते हैं? लेफ़्ट टू राइट की। तो यहाँ पे जो फैक्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे कौन सा फैक्टर होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात कर लें
CH4 की, देन NH3, देन H2O, देन HF। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव में चेंज आएगा, हाइड्रोजन तो सब में सेम है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही बॉन्ड आपका कैसा होगा? पोलर होगा। आयनिक करेक्टर उतने ही ज़्यादा होंगे, और जितनी ज़्यादा आयनिक करेक्टर होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। तो देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे बॉन्ड कैसा बनेगा? वीक बनेगा। उसके बाद H2O में स्ट्रॉन्ग बनेगा, कोवेलेंट करेक्टर आ जाते हैं। NH3 में और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, और CH4 में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर है? तो सबसे वीक बॉन्ड कौन सा है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस हो हाइड्रोजन के साथ, तो ये आपका वीक है, तो ये आपका मोर एसिडिक होगा। और इधर ये आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग पीरियड की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रेस्पेक्ट में हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर पे बात करें तो थर्ड नंबर पे हम लोग ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स की। तो देखो एक हम लोग ऑक्सो एसिड्स लेते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप की हेलोजेंस हो, जैसे आपका HClO4 है, HBrO4 है, HiO4। अब देखो यहाँ पे जो सेकंड एटम है वो कौन है? Cl है, यहाँ पे Br और यहाँ पे I है। तो देखो ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो होता क्या है, जैसे मैं HXO4 कोई भी कॉमन ऑक्सो एसिड के लिए लिख देता हूँ। ये तो आपका X डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये आपका OH, इस टाइप से आपकी स्ट्रक्चर होती है। तो ये जो आपका ऑक्सो एसिड है H+ आयन डोनेट करेगा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन पे और ये H+ आयन डोनेट कर देगा। तो मैं इधर बना देता हूँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और ये आपका O नेगेटिव, सॉरी ये आपका X एटम। अब देखो यहाँ पे X एटम, ये जो आपका X एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, ये जो आपका X एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा। तो देखो यहाँ पे बात करें Cl, Br और I की, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? Cl की, तो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। उसके बाद Br की, सबसे कम I की। ठीक है, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? सॉरी उतना ही ज़्यादा H+ डोनेट करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल करेगा, तो ये आपका मोर एसिडिक है। उसके बाद Br होगा, सबसे कम आयोडीन होगा। ठीक है, सेकेंड टाइप के ऑक्सो एसिड्स की बात करें, जैसे आपका HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। ठीक है, अब यहाँ पे H+ आयन डोनेट किया जाता है, यहाँ पे H+ आयन डोनेट किया जाता है, जैसे यहाँ डोनेट किया था, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे आपका मोर एसिडिक जो होगा वो HClO4 माइनस होगा, उसके बाद ClO3 माइनस, उसके बाद ClO2, सबसे कम एसिडिक कौन होगा? ClO माइनस। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो ClO4 माइनस, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। ठीक है, उससे कम ClO3 माइनस की बनेगी, उससे कम ClO2 माइनस की, सबसे कम ClO माइनस। तो एक तो आप लोग रिलेशन देखते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो उतना ही ज़्यादा मोर एसिडिक होगा। और सेकंड नंबर पे आप लोग चार्ज के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो। किसके थ्रू? चार्ज के थ्रू। यहाँ पे Cl की बात करें तो यहाँ पे +7 चार्ज है, +5 चार्ज है, +3 चार्ज है और +1 चार्ज है। तो जिसका जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक HClO4 माइनस, सॉरी HClO4, उसके बाद HClO3, उसके बाद HClO2 और सबसे कम HClO। ठीक है, ये इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग ऑक्सो एसिड्स के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हो। यदि डिफरेंट टाइप के हेलोजन है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन होगा वो आपका मोर एसिडिक होगा। और सेम हेलोजन आइटम है, ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा वो आपका मोर एसिडिक होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लेस होगा वो आपका लेस एसिडिक होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग एसिड स्ट्रेंथ को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो।
अब देखो स्ट्रेंथ के बेसिस पे आपके एसिड और बेस जो होते हैं, हम लोगों ने पहले भी बात की थी, एक आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं और दूसरे आपके वीक होते हैं। या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे या फिर वीक एसिड होंगे, या स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और वीक बेस होंगे। तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस की बात करें तो इनका आपको पता है 100% आयोनाइजेशन हो जाता है, लेकिन वीक एसिड और बेस की बात करें तो इनका यहाँ पे 100% आयोनाइजेशन नहीं हो पाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो उनका तो 100% आयोनाइजेशन हो जाता है, लेकिन वीक एसिड या वीक बेस का 100% आयोनाइजेशन नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि कितना परसेंट यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ है। कहना मतलब आपका वीक एसिड या वीक बेस है, उसका जो आयोनाइजेशन हुआ है, वो जो डिसोसिएट हो रहा है वो कितने परसेंट हो रहा है, 10%, 20%, 30%। तो उसको हम लोग चेक करते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से। किससे चेक करते हैं, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। भाई ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है, आपका जो लॉ ऑफ मास एक्शन था, आपका जो केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन था, ठीक है, उसी को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, यूज लिया है। आपका जो लॉ ऑफ मास एक्शन था उसी को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यूज में लिया है। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की हेल्प से हम लोग कैसे डिसोसिएशन किस टाइप से देखते हैं, तो वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग कोई भी जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जनरल रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ AB, कोई भी आपका रिएक्टेंट है वो आपका कन्वर्ट हो रहा है A+ में और B- में। AB आपका कोई भी रिएक्टेंट हो A+ में और B- में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखो T = 0 टाइम पे AB की मैं 1 मोल मान लेता हूँ, A+ के 0 मोल, B- के भी 0 मोल। ठीक है, आफ्टर T = T टाइम, फॉर एग्जाम्पल 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोशिएट हो गए। टोटल 1 मोल था, 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोशिएट हो गए, तो इसके भी अल्फा बनेंगे और इसके भी अल्फा बनेंगे। क्लियर है, तो ये आपका 1 - अल्फा रह गया, ये अल्फा बन गया और ये अल्फा बन गया। क्लियर है, अब यहाँ पे हम लोग कंसनट्रेशन 1 मोल के बजाय C कंसनट्रेशन ले लेते, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। अब इसको भी हम लोग C से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे भी C से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे भी हम लोग C से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आगे आपको बताइए K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K = क्या लिखते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो प्रोडक्ट कौन कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ A+, कंसंट्रेशन ऑफ B- डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AB। इस टाइप से लिख दोगे आप लोग। अब देखो A+ की कंसंट्रेशन कितनी है, C-अल्फा, B- की कंसंट्रेशन भी कितनी है, C-अल्फा डिवाइडेड बाय C1 - अल्फा। AB की कंसंट्रेशन कितनी है, C1 - अल्फा। अब देखो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो K = क्या आ जाएगा, C-α² 1 - अल्फा। K = क्या आ जाएगा, C-α² अपॉन 1 - अल्फा। क्लियर है यार, चलो तो देखो आपका फॉर्मूला बन गया K = C-α² 1 - अल्फा। अब देखो जब आपके अल्फा की वैल्यू, डिसोसिएशन की वैल्यू, जो आपकी डिसोसिएशन है वो आपका लेस देन 5% हो, कितना हो, लेस देन 5%। इधर लिख देता हूँ मैं, अल्फा इज लेस देन 5%। अल्फा की वैल्यू यदि 5% से कम हो तो उस कंडीशन में आपका जो 1 - अल्फा है इसे अप्रॉक्स हम लोग 1 मान सकते हैं। यदि अल्फा की वैल्यू आपकी लेस देन 5% हो तो उस कंडीशन में हम लोग 1 - अल्फा को कितना मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। देन K = C-α², K = क्या आ जाएगा, C-α², और α² C डाउन साइड में आ जाएगा तो K/C। α² क्या लिख दोगे, K/C, और α √KC, α क्या लिख दोगे, √KC। तो इस टाइप से हम लोग कितना परसेंट डिसोसिएशन होगा उस अल्फा की हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा K, उसकी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे कंसंट्रेशन से और उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट। क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट की हेल्प से आप लोग इसे कर सकते हो। क्लियर है, चलो अब आप लोग देखो C = आपको पता है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है,
अब यदि आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स तो 1 लिए हैं और वॉल्यूम कितना लिया है V, देन C इजिकल टू 1/V। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो एल्फा इजिकल टू √K और C की जगह क्या लिख दूंगा 1/V, तो एल्फा इजिकल टू क्या आ जाएगा √K इंटू V। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा एल्फा इजिकल टू √K इंटू V। तो देखो एल्फा के आपके दो फॉर्मूले बन गए, एल्फा इजिकल टू √K/C और एल्फा इजिकल टू √K इंटू V। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि 1 माइनस एल्फा को हम लोग 1 उसी कंडीशन में मान सकते हैं जब आपकी एल्फा की वैल्यू लेस देन 5% हो। ठीक है, 5% से ज़्यादा होगी तो हम लोग 1 माइनस एल्फा को 1 के इक्वल नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आपके ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की हेल्प से हम लोग कितने परसेंट यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, कितने परसेंट आयोनाइजेशन हो रहा है, उसके हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे? एक तो आपका फॉर्मूला हो गया √K/C, एक आपका हो गया √K इंटू V। अब क्या आपको बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते थे, यहाँ पे हम लोग इसे आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोल देंगे, क्योंकि आपका कोई भी सॉल्ट है, एसिड है, बेस है, तो उसका यहाँ पे क्या हो रहा है आयोनाइजेशन, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट कह देंगे। और C आपकी क्या है कंसंट्रेशन, इधर भी क्या आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट और V क्या है वॉल्यूम, V क्या है वॉल्यूम। ठीक है, इस टाइप से आप लोग एल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कैलकुलेशन कर सकते हो। एल्फा की बात करें तो एल्फा हमारा क्या है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, एल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस टाइप से आप लोग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की हेल्प से आप लोग कितना परसेंट यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है उसकी आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है यहाँ तक। चलो अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस आपके NCERT बुक के उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये है, राइट द कॉन्जुगेटेड बेस। आपको क्या निकालना है कॉन्जुगेटेड बेस फॉर द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड एसिड। आपको ब्रोंस्टेड एसिड दिए गए हैं, उनके लिए आपको कॉन्जुगेटेड बेस बताने हैं। तो देखो एक तो आपका HF है, सेकंड नंबर पे आपका H2SO4 है और थर्ड नंबर पे आपका HCO3- है। ठीक है, तो आपको पता है एसिड और बेस में किसका डिफरेंस होता है H+ का। एसिड और बेस में किसका डिफरेंस होता है H+ का। तो ये आपको एसिड दिए गए हैं, इनके क्या बताने हैं आपको कॉन्जुगेटेड बेस बताने हैं। तो एसिड कौन होगा जो H+ डोनेट कर दे, और H+ डोनेट करने के बाद क्या बनेगा बेस बनेगा। तो यहाँ से H+ डोनेट करवा दो, तो H+ F- H+ HSO4- और H+ CO3-2। तो देखो यहाँ पे H+ डोनेट कर दिया सब ने, तो यहाँ पे F- आपका कॉन्जुगेटेड बेस होगा, यहाँ पे HSO4- कॉन्जुगेटेड बेस होगा और यहाँ पे CO3-2 कॉन्जुगेटेड बेस होगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ द फॉलोइंग ब्रोंस्टेड बेस। आपको ब्रोंस्टेड बेस के लिए कॉन्जुगेटेड एसिड लिखने हैं। अब की बार आपको बेस दिए गए और उनके लिए क्या लिखने हैं कॉन्जुगेटेड एसिड्स। अब वो कैसे लिखोगे वो देखो। फर्स्ट आपका NH2- है, सेकंड आपका NH3 है और थर्ड आपका HCO- है। ठीक है, अब ये आपको बेस दिए गए हैं, इनके लिए आपको क्या लिखना है एसिड लिखने हैं। अब आपको पता है एसिड और बेस में क्या डिफरेंस होगा H+ का डिफरेंस होगा। तो बेस आपको दिए गए हैं, बेस क्या करता है H+ को गेन करता है, एसिड कौन होते हैं जो H+ को डोनेट करते हो। तो ये बेस है H+ को गेन करेंगे तो ये क्या बनाएगा NH3, ये आपका H+ गेन करेगा तो क्या बनाएगा NH4+, और ये आपका H+ गेन करेगा तो क्या बनाएगा HCOH। आपने इसको H+ दिया, इसको भी H+ दिया, इसको भी H+ दिया, क्यों दिया वो आपको पता है कि ये आपके बेस है, तो ये क्या करेंगे H+N को गेन करेंगे, तो ये आपका NH3 बन जाएगा, ये आपका NH4 और ये आपका HCOH। तो ये आपके बन जाएंगे कॉन्जुगेटेड एसिड्स। ठीक है, चलो इसी टाइप से आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको कुछ स्पीसीज दी गई है एम्फीप्रोटिक स्पीसीज।
वो जो कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस दोनों का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उनके लिए दोनों लिखने होंगे, कॉन्जुगेटेड एसिड भी लिखने होंगे, कॉन्जुगेटेड बेस भी लिखने होंगे। कहना मतलब आपको कॉन्जुगेटेड एसिड और बेस दोनों लिखने होंगे। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है H2O, सेकंड आपको दिया हुआ है HCO3 माइनस, थर्ड आपको दिया हुआ है HSO4 माइनस, और फोर्थ आपको दिया हुआ है NH3, ठीक है। तो सबसे पहले तो एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एसिड बनाएंगे। तो आपको पता है बेस होगा, तो बेस क्या करेगा? H+N को गेन करेगा, H+N को गेन करेगा तो आपका बन जाएगा H3O+। ये H+ को गेन करेगा, H+ को गेन करेगा तो ये क्या बना लेगा? H2CO3। ये H+ को गेन करेगा तो क्या बनाएगा? H2SO4। और ये H+ को गेन करेगा तो क्या बनाएगा? NH4+, ठीक है। तो ये तो हो गई कॉन्जुगेटेड एसिड। इनको हम लोगों ने बेस माना है तो उसकी रेस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे? कॉन्जुगेटेड एसिड हो जाएंगे। और इन्हीं से यदि हम लोग बेस बना दें, इन्हीं से क्या बना दें? बेस बना दें, तो कैसे बनाएंगे? देखो H2O से बेस बनाना है, ये एसिड है तो एसिड आपको पता है H+ डोनेट करेगा, क्या बनाएगा? OH माइनस। HCO3 H+ डोनेट करेगा तो CO3-2। HSO4 आपका H+ डोनेट करेगा तो SO4-2, और NH3 H+ डोनेट करेगा तो NH2-, ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी आपका एसिड H+ डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा? कॉन्जुगेटेड बेस बनाएगा। और कोई भी बेस यदि आपका H+ गेन करेगा तो क्या बनाएगा? कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप लोग कर लोगे। एक लास्ट प्रॉब्लम और दी गई है, क्लासीफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू लुईस एसिड एंड लुईस बेस। तो यहाँ पे आपको लुईस एसिड और लुईस बेस बताने हैं कि इनमें से लुईस एसिड कौन होंगे और लुईस बेस कौन होंगे। तो आपको पता है लुईस एसिड और बेस किसे कहते हैं? एसिड तो आपके इलेक्ट्रॉन पे रिसेप्टर होते हैं और बेस आपके इलेक्ट्रॉन पे डोनर होते हैं। तो देखो OH माइनस आयन आपका, और इसके अलावा F माइनस आयन है, H+ है और BCl3 है। अब देखो OH माइनस आयन, F माइनस आयन, NaN हम लोगों ने क्या कहा था? लुईस बेस। ये बताया था कि आपके कोई भी NaN हो या फिर कोई ऐसी स्पीसीज हो जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए लोन पेयर हो वहाँ पे डोनेट करने के लिए, या फिर आपकी मल्टी बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास लोन पेयर हो, वो भी आप लोगों का लुईस बेस का काम कर सकते हैं। तो देखो NaN से NH किसका काम करेंगे? लुईस बेस का काम करेंगे। तो OH माइनस और F माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? लुईस बेस हो जाएंगे। अब कैटायन की बात करें तो कैटायन क्या होंगे? आपके लुईस एसिड होंगे। यदि हम लोग कैटायन की बात करें तो कैटायन क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता है, वो भी आपके क्या होंगे? लुईस एसिड होंगे। तो H+ और BCl3 तो लुईस एसिड है, और OH माइनस एंड F माइनस आपके क्या हो जाएंगे? लुईस बेस हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है।